राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भजन लाल जी से अपील करता हूं, पुरजोर मांग करता हूं कि प्रदेश के सहकारी पैक्स कर्मचारियों के वेतन भुगतान की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए प्रदेश के पैक्स कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा और रोजगार की निरंतरता के लिए प्रदेश के पैक्स कर्मचारियों के परिवार का जीवन यापन के लिए 2 जून की रोटी की व्यवस्था के लिए 27 तारीख को विधानसभा में बजट रिप्लाई पर इस बात की घोषणा करें कि सहकारी पैक्स कर्मचारियों के वेतन भुगतान और सेवा सुरक्षा और रोजगार के लिए कैडर गठन की प्रक्रिया लागू की जाएगी या कैडर लागू किए जाने की घोषणा की जाती है, ताकि 8,500 पैक्स में काम कर रहे गांव ढाणी में बैठे हुए कर्मचारियों में इस सरकार के प्रति इकबाल पैदा हो, इस सरकार के प्रति विश्वास पैदा हो, इस सरकार के प्रति एक सकारात्मकता के साथ माननीय अमित शाह जी के सहकारिता से समृद्धि के संकल्प में वो एकजुटता से जुटें और दिन रात सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए, प्रदेश के किसानों की खुशहाली के लिए काम करें, प्रदेश के सहकारी बैंकों की मजबूती के लिए काम करें। अगर सहकारी पैक्स में असंतोष है, अगर सहकारी पैक्स के स्तर पर निराशा है, तो प्रदेश का सहकारी बैंकिंग आंदोलन का कमजोर होना अवश्यंभावी है। प्रदेश के सहकारी बैंकों की आर्थिक सुदृढ़ता और सक्षमता, प्रदेश के सहकारी बैंकों की लाभदेयता, प्रदेश के किसानों की खुशहाली पैक्स की खुशहाली के बिना कल्पना नहीं की जा सकती। पैक्स कर्मचारियों की निराशा में बैंक कर्मचारियों की आशा नहीं ढूंढी जा सकती। माननीय गौतम दत्त जी भी हमारे परिवार के मुखिया होने के नाते, सरकार में सहकारिता मंत्री होने के नाते फिर से हमारा नेतृत्व करेंगे। फिर उसी जोश और उत्साह के साथ गौतम जी भाई साहब माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करेंगे, हमारी बात को पहुंचाएंगे कि कैडर की घोषणा की जाए, ताकि सहकारी शाखा आंदोलन में औद्योगिक सौहार्द बना रहे, औद्योगिक शांति बनी रहे। और मार्च का बहुत ही महत्वपूर्ण महीना सामने आ रहा है, जब आर्थिक ढांचा की आर्थिक समृद्धि, ऋणों की वसूली और अंतिम खातों का क्लोजिंग तय होती है। अगर पैक्स कर्मचारियों में असंतोष है तो बैंकों की बैलेंस शीट प्रभावित हो सकती है। अगर बैंक कर्मचारियों में असंतोष है तो किसान की वसूली और अवधि पार ऋण प्रभावित हो सकते हैं। वेतन और सेवा सुरक्षा के लिए कैडर का निर्धारण किया जाना बहुत जरूरी है। नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुक्कड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर समाज को एक अलग दिशा में ले जाने का प्रयास किया हो, चाहे वो एक अपनी कौम को हो, चाहे युवाओं को मोटिवेट करके उनको सकारात्मक दिशा की ओर ले जाकर और उनको आगे बढ़ाने का काम किया हो, चाहे कर्मचारियों को उनका आंदोलन करवा के और उनको हक दिलवाने का काम हो, या कोई समाज सेवा में हो, चाहे प्रशासनिक सेवा में हो, हमेशा अग्रणी रहने वाले। खास मुलाकात की कड़ी में आज मैं सहकार नेता सूरजभान सिंह आमेरा जी हैं, उनके साथ बैठा हूं और उनसे मैं वार्ता करूंगा। बैंक सेवा से सेवानिवृत्त लेने के बाद में जिस तरह से ये लगातार हमेशा अलग अलग जिलों में भ्रमण कर रहे हैं और अनेक जगह पर जाके उनको मोटिवेट कर रहे हैं और अपनी सक्रियता को लगातार बढ़ाने में जिस तरह से पहले रहते थे उससे ज़्यादा ऊर्जा लेकर, जैसे जैसे कहते हैं भी उम्र के उस पड़ाव में आ रहे हैं कि उम्र इनकी कम हो रही है कि ज़्यादा हो रही है, ये कईयों को समझ में नहीं आ रहा है इनकी एक्टिविटी को देखते हुए। तो सबसे पहले आमेरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन हमारे चैनल में एक बार फिर। नमस्कार कुक्कड़ जी, आपका भी स्वागत है। तो बात करें आमेरा जी, आप हमेशा एक सहकार नेता के रूप में जाने और पहचाने जाते हैं और आप लगातार एक्टिव रहते हैं और हमेशा युवाओं को मोटिवेट करते रहते हैं। पिछले दिनों से कुछ ज़्यादा ही सक्रिय हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि क्या कारण है कि आप इतने ज़्यादा सक्रिय हुए पिछले दिनों? कुक्कड़ जी, रोजगार और जीविकोपार्जन के रूप में सहकारी बैंक की सेवा में आने के बाद लगातार सहकारी साख आंदोलन और सहकारी साख व्यवस्था में 37 वर्षों की नौकरी करी और नौकरी के साथ साथ छात्र जीवन से ही सामाजिक सरोकार और सामाजिक प्रकल्पों में काम करने का स्वभाव था। छात्र राजनीति में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद
के आंदोलन में सक्रिय भूमिका रही और कई छात्र आंदोलन में बढ़ चढ़कर भूमिका निभाने के लिए जेल यात्रा भी करनी पड़ी। तो स्वभाव से ही सामाजिक योगदान, सामाजिक सरोकार, परमार्थ और पुरुषार्थ के भाव से कि ये जीवन किसी के लिए कोई काम आए। सफलता के मायने भी यही हैं कि आपके प्रयास और आपके द्वारा समाज में क्या परिवर्तन लाया गया, समाज में क्या सुधार किया गया। तो सहकारी बैंक सेवा में आने के बाद सहकारी बैंक कर्मचारी आंदोलन, सहकारी साख समिति आंदोलन, इनमें एक श्रमिक संगठन के प्रतिनिधि के रूप में, एक पदाधिकारी के रूप में दायित्व निर्वहन करते हुए काम करने का अवसर मिला। और काम करते करते और जमीनी स्तर पर संघर्ष करते करते जो परिणाम और परिस्थितियां रही, जो समर्पण और प्रतिबद्धता रही, उससे पत्रकार बंधुओं ने स्वयं अपनी तरफ से सहकार नेता के रूप में नाम मुझे दिया गया। सहकार नेता नाम मेरी अपनी कोई सोच नहीं थी, मेरा अपना कोई इजात या परिचय नहीं था। एक दिन ऐसे ही पत्रकार बंधुओं के साथ बैठे थे तो पत्रकार बंधुओं ने कहा कि आमेरा जी, वर्तमान परिस्थिति और परिदृश्य में सहकारी बैंक कर्मचारी और सहकारी समिति कर्मचारी और सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों की मुखर आवाज भी आप ही उठाते हो। कहीं सहकारी संस्थाओं के हितों की बात होती है तो वो भी जिम्मेदारी का निर्वहन आप ही करते हो। कहीं प्रदेश में किसानों को कोई तकलीफ और परेशानी होती है तो वो मुद्दे भी आप सभी उठाते हो। कुल मिलाकर किसान, कृषि और सहकारिता से जुड़े हुए सभी मुद्दों को आज राजस्थान में आप एक उठाते रहते हो। तो आप एक कर्मचारी नेता नहीं होकर आप एक सहकार नेता हो। तो हम आपको सहकार नेता के रूप में आज से अखबार के अंदर संबोधित करना शुरू करेंगे। तो तब से पत्रकार मित्रों ने संगठन के विभिन्न पदों और संगठन के विभिन्न नामों को नहीं छापकर एक संक्षिप्त और सारगर्भित परिचय के रूप में सहकार नेता छापना शुरू किया। सहकार नेता का संबोधन इस तरह मिला कुक्कड़ जी मुझे। तो अब जैसे सहकार नेता का जैसे आपको एक तमगा मिला, लंबे समय से आपको लोग एक सहकार नेता के रूप में जानते हैं, अनेक संगठनों से आप जुड़े हुए हैं। बैंक कर्मचारियों की बात करें तो उनके लिए भी आपने काफ़ी मांग उठाई है और अनेक मांग आपने पूरी करवाने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी और पूरी हुई भी है। अब अगर अपने बात करें पैक्स कर्मचारियों की तो उनके लिए भी आपने काफ़ी बार मांग उठाई है और ये एक बहुत ही एक कहते ना भी इतनी मेहनत करने के बाद में, इतना कुछ करने के बाद में भी एक पैक्स कर्मचारी एक ऐसा है जिनको वो मिला नहीं जो मिलने के वो हक रखते हैं। 100% ऐसा हक रखते नहीं है, लेकिन कुछ 1-2% के कारण 99% जो है उनको हानि हो रही है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जिस बैंक कर्मचारी आंदोलन से आता हूं, जिस सामाजिक संगठन और सांस्कृतिक संगठन से मेरा जुड़ाव और लगाव है, वहां सामूहिकता का भाव, समाज में सद्भाव और एकता का भाव प्रमुख है। तो बैंक कर्मचारी आंदोलन के रूप में भूमिका का निर्वहन करते हुए यह मुझे कहते हुए खुशी है कि जहां प्रदेश के सहकारी बैंक कर्मचारी अधिकारियों को देश के व्यावसायिक और ग्रामीण और निजी बैंकों की तुलना में बहुत कम वेतन और सुविधाएं मिला करती थी, तब से मुझे महासचिव के रूप में संगठन का दायित्व दिया गया और वो दायित्व का निर्वहन करते हुए मैंने 14वें वेतन समझौते के अंदर काफी प्रयास और काफी तर्क के साथ वेतन समझौता वार्ता कमेटी, सरकार और बैंक प्रबंधन के सामने बैंक कार्मिकों का पक्ष रखा और उसके इतने चमत्कारिक परिणाम और उपलब्धि हमें हासिल हुई कि मुझे विनम्रता के साथ कहते हुए ये खुशी है कि आज राजस्थान के सहकारी बैंक का कर्मचारी और अधिकारी देश के वाणिज्यिक बैंकों, देश के अन्य सहकारी बैंकों के कर्मचारी और अधिकारियों से बेहतर वेतन, भत्ते और सुविधाएं प्राप्त कर रहा है। बैंक कर्मचारी आंदोलन के साथ साथ हमारे संगठन में जब सहकारी साख आंदोलन की बात होती है और सहकारी साख आंदोलन का एक त्रिस्तरीय ढांचा है, तो वहां अपेक्स बैंक हो, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हो, भूमि विकास बैंक हो या ग्राम सेवा सहकारी समिति हो, इनको पूरे आंदोलन का व्यवस्था का एक अभिन्न अंग के रूप में देखा जाता है। बैंक कर्मचारियों की बैठक में भी हम उतनी ही गंभीरता से पैक्स कर्मचारी और पैक्स कर्मचारी आंदोलन के मुद्दों पर चर्चा करते हैं जितना कि बैंक कर्मचारी आंदोलन पर की जाती है। साथ ही साथ जब मैंने बैंक कर्मचारी के महासचिव के रूप में दायित्व संभाला तो एक ऐतिहासिक और चमत्कारिक उपलब्धि और हमने राजस्थान में लागू करी, जो मुझे बताते हुए
गर्व है कि राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है देश में जहां प्रदेश के सभी सहकारी बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतनमान, भत्ते और सुविधाएं एक रूपता कायम किए हुए है। एक वेतन समझौता वार्ता कमेटी के साथ एक मांग पत्र पर वार्ता होकर अपेक्स बैंक से लेके 29 सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, राज्य भूमि विकास बैंक, प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक यानी दीर्घकालीन और अल्पकालीन सहकारी ढांचे में सभी कर्मचारी अधिकारियों को समान रूप से वेतन, भत्ते और सुविधाएं लागू होती है, जो 14वें वेतन समझौते के अंदर पहली बार यह उपलब्धि मेरे महासचिव नेतृत्व और दायित्व के रूप में हमने हासिल की। साथ ही साथ जब बैंक कर्मचारी आंदोलन में हमने एक संतोषपूर्ण और कर्मचारी श्रमिक संगठन के रूप में एक सुखद और संतोष की स्थिति प्राप्त कर ली, तो मेरे मन में और जहन में ये बात आई कि जो त्रिस्तरीय ढांचा है, सहकारी साख आंदोलन का बैंकिंग ढांचा की जो मूलभूत आधार और इकाई और नींव है, ग्राम सेवा सहकारी समितियां जो गांव-गांव में, तहसील पर और अब तो केंद्र सरकार के सहकारिता से समृद्धि में हर पंचायत स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समितियां खोली जा रही है और राजस्थान में भी नई सहकारी समितियों का गठन हुआ है। तो इन कर्मचारियों की स्थिति का जब मैंने आकलन किया, इन कर्मचारियों की सेवा शर्तों पर जब मैंने चिंतन और मनन किया, तो मुझे बहुत पीड़ा हुई, मुझे बहुत व्यथा हुई कि एक त्रिस्तरीय ढांचे के अंदर एक माँ के 3 बेटे एक साथ काम कर रहे हैं, 2 बेटे बहुत आर्थिक संपन्नता और सुसाधन सुविधाओं के साथ काम करते हुए अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को जी रहे हैं, वहीं एक बेटा इस बात के लिए भी मोहताज है कि कहीं उसकी सेवा सुरक्षा है या नहीं, उसकी चिकित्सा सुविधा है या नहीं, नियमित मासिक रूप से उसको वेतन भुगतान किया जा रहा है या नहीं। पैक्स कर्मचारियों की इस स्थिति को देखते हुए मैंने पैक्स कर्मचारियों को संगठित करने के लिए पूरे राजस्थान में प्रवास किए, सभी जिलों के अंदर प्रवास किए, क्योंकि जब मैं प्रवास कर रहा था तब पैक्स कर्मचारी आंदोलन के रूप में कोई नेतृत्व, कोई संगठन राजस्थान में काम नहीं कर रहा था। बहुत पहले संगठन के रूप में आंदोलन हुए और उस आंदोलन के दुष्परिणाम और नकारात्मकता की वजह से पैक्स कर्मचारी ने अपने भाग्य पर अपने को छोड़ते हुए कि मेरे भाग्य में यही लिखा है, और वो निराशाजनक मानसिकता के साथ श्रमिक संगठन से पूरी तरह विमुख हो गया था। तो मैंने सभी जिलों में प्रवास किया, वो प्रवास करके इनके अंदर फिर वापस उस मनोबल को इनको उठाया, इनमें वो आत्मविश्वास पैदा किया, क्योंकि किसी भी नेतृत्व और नेता की सबसे प्रमुख जिम्मेदारी ये होती है कि जिस जमात का वो प्रतिनिधित्व करने जा रहा है उस जमात के अंदर पहले मनोबल श्रेष्ठ होना चाहिए, उस जमात में एक आत्मविश्वास होना चाहिए, उस जमात में अपने कार्य के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। तो मैंने पहले इसी लाइन पर काम किया और राजस्थान के सभी जिलों में इनको संगठित करके और सहकारी साख समितियां एम्प्लॉइज यूनियन राजस्थान नाम से पैक्स कर्मचारियों का संगठन खड़ा किया, जिस संगठन के नीचे राजस्थान के 100% कर्मचारी, सभी जिलों के कर्मचारी संगठित होकर और उसके साथ जुड़े। तत्कालीन कांग्रेस सरकार के शासन में सहकारी साख समितियां एम्प्लॉइज यूनियन राजस्थान के बैनर पर राजस्थान की विधानसभा पर जो कहा जाता है, जो सहकारिता के जानकार और श्रमिक संगठन में रुचि रखने वाले लोग हैं, ऐसा उनका कहना है कि जो रैली विधानसभा पर हमने सहकारी साख समितियां एम्प्लॉइज यूनियन राजस्थान के साथ आयोजित की थी, वो अब तक के कर्मचारी आंदोलन में राजस्थान की सबसे बड़ी रैली थी और सबसे अनुशासित रैली थी। अनुशासन की बात तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जब हम रैली को शाम को विसर्जित कर रहे थे और व्यवस्था के निमित्त जयपुर शहर के वरिष्ठ आईपीएस और आरपीएस पुलिस अधिकारी उस रैली की व्यवस्था के लिए विधानसभा पर लगे हुए थे, तो ज्योतिनगर तक हमारी रैली, बिजली बोर्ड के ज्योतिनगर के ऑफिस तक हमारी रैली चली गई थी। उस समय तक वहां तक रैली और प्रदर्शनों को जाने की अनुमति थी, अब व्यवस्था बदल दी गई है। तो विसर्जन के समय पुलिस अधिकारियों ने मेरे पास आकर और मुझे इस बात की मुबारकबाद दी, मेरी इस बात के लिए प्रशंसा की कि आपका नेतृत्व बहुत ही प्रभावी और बहुत ही अनुशासित रहा। इतनी बड़ी रैली में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, कोई अनुशासनहीनता नहीं हुई। आपके निर्देशों का जो आप बार बार कर्मचारियों को दे रहे थे, इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों का हुजूम होने के बावजूद कर्मचारियों ने एक नेता के रूप में आपके निर्देशों की अक्सर से पालना की। उसके लिए उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी, बधाई दी। तो किसी भी कर्मचारी आंदोलन में एकता और अनुशासन की निरंतरता बहुत जरूरी होती है।
कर्मचारी आंदोलन कोई 1 साल 2 साल 3 साल या 4 या 5 साल का नहीं होता है। जिस बैंक कर्मचारी आंदोलन से मैं आता हूं, वो बैंक कर्मचारी आंदोलन पिछले 78 वर्ष से लगातार सतत चल रहा है। 1946 में से बैंक कर्मचारी आंदोलन शुरू हुआ, देश की आजादी से पहले, देश की आजादी के आंदोलन के साथ जुड़कर, और आज सतत वो आंदोलन चल रहा है। जब हमने विधानसभा पर रैली करी तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने तत्समय निर्देश देकर सहकारी विभाग के साथ हमारी बैठक आयोजित करवाई, और मुझे बताते हुए खुशी है कि विभाग के स्तर पर वार्ता होकर एक परिपत्र 6 जारी किया गया, और उस परिपत्र 6 के माध्यम से पैक्स कर्मचारियों का पे स्ट्रक्चर, वेतनमान निर्धारित किए गए, अवकाश की सुविधाएं तय की गई, इंसेंटिव और फाइनेंशियल प्रोत्साहन तय किए गए, और बहुत सारे प्रावधान सेवा सुरक्षा और रोजगार को लेकर तय हुए। उस समय नाबार्ड के द्वारा एक बहुत ही विरोधाभासी प्रतिबंध राइडर पैक्स कर्मचारियों के वेतन आहरण पर लगाया हुआ था कि कोई भी पैक्स कर्मचारी अपनी आय के 60% खर्चों को नियंत्रित, 60% की सीलिंग लगी हुई थी कि 60% तक खर्चों के प्रावधान करते हुए और फिर वेतन आहरण कर सकते हैं। जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो कुक्कड़ जी, ये बात तो बिल्कुल सही है, कर्मचारी आंदोलन में कहीं कोई फुल स्टॉप नहीं आता। हर एक मांग के बाद नई मांग पैदा होती है, हर एक नई आवश्यकता के बाद नई आवश्यकता पैदा होती है। तो आपका यह कहना बिल्कुल सही है कि पैक्स कर्मचारी को वो नहीं मिला जो उसको मिलना चाहिए। ये तो बात रही पिछले दिनों की, पुरानी बात हो गई। अगर आज अपने वर्तमान की बात करें तो अभी 6 अगस्त 2025 से अनेक संगठन, जैसे जो राजस्थान में जो चल रहे हैं पैक्स कर्मचारियों की, सारे वो एक जाजम पर आए, आप भी उनके साथ में आए, आंदोलन हुआ और आश्वासन भी मिला। आंदोलन भी बहुत शानदार रहा था, और आंदोलन बढ़िया होने के बावजूद, आश्वासन भी बढ़िया मिलने के बावजूद, आज जो विधानसभा में इनको जैसे एक आश्वासन दिया गया था कि बजट में घोषणा कर दी जाएगी पैक्स कर्मचारियों के लिए, लेकिन वो घोषणा नहीं हुई। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सहकारी साख समितियां एम्प्लॉइज यूनियन राजस्थान के माध्यम से हमने प्रदेश के पैक्स कर्मचारी भाइयों को, साथियों को समझाने का पुरजोर प्रयास किया कि पहले जैसे कैडर व्यवस्था, कैडर निर्धारण था जिसके माध्यम से समितियों में वेतन की व्यवस्था की जाती थी, जो उस समय किसी कारणवश अनुभव और समझ के अभाव में आंदोलन को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया गया, और सुप्रीम कोर्ट से कैडर को इलीगल घोषित करते हुए और खत्म कर दिया गया। वेतन और सेवा सुरक्षा के लिए कैडर का निर्धारण किया जाना बहुत जरूरी है। मुझे आज इस बात की बेहद खुशी है, मुझे इस बात का संतोष है कि मेरे उन सभी साथियों को और उन सभी संगठनों के लोगों को ये बात अंतोगत्वा 2025 में जाकर समझ में आ गई कि हम बैंक कर्मचारी और राज्य कर्मचारी की मांग जो लंबे समय से रखते हुए ख्याली पुलाव पका रहे हैं और मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह पैक्स कर्मचारियों को गुमराह कर रहे हैं, उनकी एकता को बिखेर रहे हैं, वो हमारी दिशा गलत है। और हमें जो सहकारी साख समितियां एम्प्लॉइज यूनियन संगठन के माध्यम से आमेरा जी जो कैडर बनाने की बात कर रहे हैं, वो बात वाजिब है, व्यवहारिक है, उस पर हमें सहमत होकर वो बात हमें रखनी चाहिए। तो मैं अन्य सभी संगठनों के और पैक्स कर्मचारी साथियों का इस बात के लिए शुक्रगुजार हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने देर से ही सही लेकिन सही बात को स्वीकार करके और पैक्स कर्मचारियों के कल्याण में वाजिब बात को अंगीकार किया। हम लंबे समय से इस बात का प्रयास करते आ रहे हैं कि कैडर का गठन हो। पूर्व सरकारों के साथ वित्त विभाग के स्तर पर भी हमारे संगठन की वार्ताएं आयोजित हुई, तब भी हमने पूरा एक प्लान बनाकर कि कितने हजार करोड़ का कृषि ऋण का कारोबार है, कितना औसतन एक समिति के स्तर पर ऋण वितरण किया जाता है, ऋण वितरण की वसूली और का वर्ष भर 12 महीने नहीं रह के औसतन 9 महीने का व्यवसायिक कारोबार का समय रहता है। 4% की सब्सिडी और 3% की सब्सिडी के रूप में कितनी राशि एक सोसाइटी को मिल पाती है। एक सोसाइटी को रन करने के लिए जो उसके खर्चे हैं, जो फिक्स और वेरिएबल एक्सपेंडिचर है, वो राशि कितनी बैठती है, और जो आय हो रही है और जो खर्चे हो रहे हैं, उसके बावजूद समिति की स्थिति क्या रहती है, सारा विवरण हमने बनाकर अलग अलग जिलों की भौगोलिक स्थिति के आधार पर, अलग अलग फसल चक्र के आधार पर ऋण वितरण की स्थिति को देखते हुए और सरकार को एक होमवर्क करके हमने नोट दिया था। हमें ये कहते हुए खुशी है कि मेरे 37 साल के ट्रेड यूनियन अनुभव में पहली बार किसी सहकारिता मंत्री ने
जब भारत के केंद्रीय सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का एक विशाल कार्यक्रम जयपुर में आयोजित किया गया। उस जयपुर के कार्यक्रम को अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी की उपस्थिति में संबोधित करते हुए हमारे राजस्थान के सहकारिता मंत्री श्री गौतम दत्त साहब ने अपने वक्तव्य में इस बात का पैरवी की, इस बात का वो प्रबल पैरोकार रहे कि एक सहकारिता मंत्री के रूप में उन्होंने उस कार्यक्रम के मंच से माननीय अमित शाह जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षण करते हुए इस बात को रखा कि हमारे दिन रात सहकारी आंदोलन को मजबूती के लिए काम करने वाले जमात पैक्स कर्मचारी में कई सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि वहां वेतन की भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो उनकी वेतन की व्यवस्था का समाधान निकालने के लिए कैडर बनाए जाने की आवश्यकता है। यह बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं एक कर्मचारी आंदोलन का नेतृत्व और पदाधिकारी होने के नाते, दायित्ववान कार्यकर्ता होने के नाते मैं प्रदेश के सहकारिता मंत्री श्री गौतम दत्त जी का इस बात के लिए शुक्रगुजार हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने हमारी मांग को रखा। हमारे परिवार के मुखिया होने के नाते, सहकारी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता होने के नाते एक नायक के रूप में अपनी भूमिका को, जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाया। उसके कुछ महीनों बाद विधानसभा के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सहकारिता का कार्यक्रम आयोजित हुआ। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 में समय समय पर एक निश्चित अंतराल में विभिन्न सहकारिता के आयोजन, प्रयोजन और कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे। उस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में पधारे थे और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि सहकारिता मंत्री एक राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता और सरकार के मुखिया होने के नाते उन्होंने केंद्रीय सहकारिता मंत्री के सामने बात रखी, लेकिन एक प्रशासनिक अधिकारी होने के, एक आईएएस सेवा से अधिकारी होने के नाते जिनका अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट और प्रोटोकॉल होता है, लेकिन तत्कालीन प्रमुख शासन सचिव सहकारिता मंजू राजपाल मैम ने प्रशासनिक अधिकारी होने के बावजूद सहकारिता मंत्री जी की मौजूदगी में माननीय मुख्यमंत्री को अपने संबोधन में इस बात के लिए पैरोकारी की, इस बात का हमारे लिए विषय को रखा और बहुत ही संवेदनशीलता के साथ प्रभावी रूप से रखा। मैं दोनों ही कार्यक्रम में मौजूद था। अमित शाह जी की बैठक में भी मैं मौजूद था, वहां भी मैंने माननीय गौतम जी को सुना, उन्होंने भी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखी। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर भी मैं कार्यक्रम में आमंत्रित था। मैंने वहां भी देखा कि विभाग की मुखिया होने के नाते, प्रशासनिक मुखिया होने के नाते मंजू राजपाल मैम ने बहुत संवेदनशीलता के साथ और पीड़ा के साथ हमारे इस विषय को रखा कि उनके कैडर की व्यवस्था की जानी चाहिए और ये बात आगे बढ़ी। और मैं कहूंगा कि माननीय गौतम दत्त जी के साथ हमारे निरंतर संवाद और वार्ता के उपरांत ये स्थितियां बनी कि माननीय सहकारिता मंत्री जी ने सहकारी विभाग और रजिस्ट्रार कार्यालय को निर्देश प्रदान किए और कैडर पर वार्ता करने के लिए विभाग के अधिकारियों की एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें हम चारों संगठनों से एक एक पदाधिकारी को भी विशेष आमंत्रित के रूप में लिया गया। निश्चित समय समय पर बैठकों का आयोजन हुआ। हमने पूरी जिम्मेदारी के साथ कैडर की गठन के लिए और कैडर की टर्म्स एंड कंडीशन और कैडर का डिसिप्लिन और कैडर का प्रोसीजर और कैसे वो इंप्लीमेंट होगा, कैसे धन की व्यवस्था होगी, क्या उसका टाइम पीरियड रहेगा, वो सारी बातें तय करके और मोटे मोटे रूप में हमने कैडर कमेटी की बैठक में तय किया कि वो सब सहकारी समितियां जहां अपने ऋण वितरण कारोबार एवं अन्य गतिविधियों को करने के बावजूद सब्सिडी से प्राप्त रकम के आधार पर अपना वेतन पुनर्भुगतान या वेतन विड्रॉल की व्यवस्था नहीं हो पा रही है या सहकारी समितियां लंबे समय से घाटे में हैं, उन सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ और खड़ा करने के लिए एक निश्चित समय अंतराल तक एक निश्चित समय तय किया गया, एक निश्चित राशि तय की गई कि वो राशि का भुगतान उस समिति के कर्मचारी को वेतन भुगतान के रूप में भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए, लेकिन वो टेक ग्रांटेड नहीं होगा, अन्यथा तो एक कार्य संस्कृति में विसंगति पैदा हो जाएगी। एक कुशल कार्य संस्कृति और सहकारिता से समृद्धि के विभिन्न नवाचारों को लागू करते हुए एक समिति और एक व्यवस्थापक, सहायक व्यवस्थापक और सेल्समैन जो अपनी समिति को आर्थिक रूप से लाभ में चला रहा है और आर्थिक रूप से सुदृढ़ और सक्षम बना रहा है, और एक तरफ किसी को अगर ये टेक ग्रांटेड मिल जाए कि आपको वेतन भुगतान की व्यवस्था
अनवरत और अनंत रूप से आजीवन कैडर के माध्यम से की जाएगी तो फिर तो कोई काम करना नहीं चाहेगा। तो इस बात को, इस दर्शन को भी उसमें मुख्य रूप से रखा गया, एक निश्चित समय अंतराल तय किया गया और वो रिपोर्ट हम लोगों के साथ वार्ता के बाद फाइनल हो गई। फाइनल होने के साथ ही कमेटी ने बहुत त्वरितता के साथ, बहुत प्राथमिकता और जिम्मेदारी के साथ उस रिपोर्ट को सरकार को सुपुर्द कर दिया। हमें उम्मीद थी और जैसा सहकारी विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा इस बात के लिए एक सकारात्मक रूप से आश्वस्त भी किया जा रहा था, तो हम उम्मीद करते थे कि राजस्थान सरकार के वर्ष 2026 के बजट भाषण में जब सहकारिता और कृषि पर माननीय वित्त मंत्री दिया कुमारी जी पढ़ेगी तो प्रदेश के सहकारी साख आंदोलन में सहकारी पैक्स कर्मचारियों को, सहकारी बैंक कर्मचारियों को, सहकारी अधिकारियों को ये खुशखबरी सुनने को मिलेगी टीवी पर कि सहकारिता में सहकारी, कमजोर सहकारी समितियों के पैक्स कर्मचारियों के लिए वेतन व्यवस्था के लिए केडर का गठन किया जाएगा। अंतोगत्वा हमें निराशा हाथ लगी और हम सभी, चाहे वो बैंक, सहकारी बैंक कर्मचारी हो, चाहे वो सहकारी पैक्स कर्मचारी हो, चाहे वो सहकारी विभाग के अधिकारी हो, और मैं समझता हूं कि माननीय सहकारिता मंत्री गौतम जी भाई साहब को भी उस भाषण को सुनने के बाद, पूरा होने के बाद इस बात की हमारी तरह ही निराशा रही होगी कि पैक्स कर्मचारियों के कैडर के लिए कोई घोषणा नहीं की गई। जहां केंद्रीय सहकारिता मंत्री और भारत सरकार और अमित शाह जी सहकारिता का एक नया मॉडल देश में लागू करना चाहती है, सहकारिता के विकास के नए मॉडल से ग्राम सेवा सहकारी समिति को 2047 के विकसित भारत के निर्माण के लिए एक प्रमुख सेवा केंद्र और आर्थिक इकाई के रूप में विकसित करना चाहती है, जहां हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में देश को सहकारिता के माध्यम से सशक्त बनाना चाहते हैं। तो इस बात पर माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजनलाल जी भाई साहब को विचार करना होगा। वो ग्राम सेवा सहकारी समितियां जहां कर्मचारी को वेतन नहीं मिल पा रहा है, तो भूखे भजन न होए गोपाला, संभाल तेरी कंठी और माला, ये प्रश्न भी उठता है। कई बार कई अधिकारी हमें और हमारे साथियों को ये कुतर्क भी करते हैं कि जब वेतन नहीं मिल रहा तो फिर काम क्यों कर रहे हो, नौकरी, पैक्स की नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते हो। लेकिन वो कर्मचारी जिसने अपनी जवानी का और अपने जीवन का एक लंबा सेवा काल उस पैक्स को दे दिया, वो इस उम्मीद में जिंदा है, वो इस आशा में जिंदा है, वो उस चातक पक्षी की तरह नजरें सरकार की तरफ लगाए बैठा है कि जो केडर की मांग हम लगातार सरकार से करते आ रहे हैं और जिस पर अब तो माननीय सहकारिता मंत्री सैद्धांतिक रूप से और नैतिकता के साथ सहमत है, जहां प्रमुख शासन सचिव सहकारिता उस बात के लिए सहमत है, पूरा विभाग उस बात के लिए सहमत है और विभाग और मंत्री जी ने अपनी बात सरकार के समक्ष, माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रख दी है, तो अब बात मुख्यमंत्री जी पर आकर टिकती है। इस साक्षात्कार के माध्यम से राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भजनलाल जी से अपील करता हूं, पुरजोर मांग करता हूं कि प्रदेश के सहकारी पैक्स कर्मचारियों के वेतन भुगतान की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए, प्रदेश के पैक्स कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा और रोजगार की निरंतरता के लिए, प्रदेश के पैक्स कर्मचारियों के परिवार का जीवन यापन के लिए 2 जून की रोटी की व्यवस्था के लिए, प्रदेश के सहकारी पैक्स कर्मचारियों के परिवार का सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ वृद्धावस्था की सुरक्षित व्यवस्था के लिए 27 तारीख को जब बजट भाषण पर माननीय मुख्यमंत्री जी अपना रिप्लाई दे रहे होंगे और बहुत सारी मांगे जो रह जाती है जिन्हें पूरा नहीं किया जाता है, जो अन्य अन्य विधानसभा क्षेत्रों के माननीय विधायक गण भी सरकार के सामने अपनी बात पेश करते हैं, तो हम सहकारी साख समितियां एम्प्लॉइज यूनियन राजस्थान के प्रांतीय अध्यक्ष के रूप में, ऑल राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉइज यूनियन और ऑफिसर एसोसिएशन के प्रांतीय महासचिव के रूप में, एक सहकारी क्षेत्र के कार्यकर्ता के रूप में, आचार और विचार से सामाजिक सरोकार रखते हुए सहकारिता से समृद्धि के संकल्प को
साकार होता हुआ देखने के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी से ये गुजारिश करता हूं, अनुनय विनय और प्रार्थना करता हूं कि 27 तारीख को विधानसभा में बजट रिप्लाई पर इस बात की घोषणा करें कि सहकारी पैक्स कर्मचारियों के वेतन भुगतान और सेवा सुरक्षा और रोजगार के लिए कैडर गठन की प्रक्रिया लागू की जाएगी या कैडर लागू किए जाने की घोषणा की जाती है, ताकि 8,500 पैक्स में काम कर रहे गांव ढाणी में बैठे हुए कर्मचारियों में इस सरकार के प्रति इकबाल पैदा हो, इस सरकार के प्रति विश्वास पैदा हो, इस सरकार के प्रति एक सकारात्मकता के साथ माननीय अमित शाह जी के सहकारिता से समृद्धि के संकल्प में वो एकजुटता से जुटें और दिन रात सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए, प्रदेश के किसानों की खुशहाली के लिए काम करें, प्रदेश के सहकारी बैंकों की मजबूती के लिए काम करें। क्योंकि ये समझने की बहुत आवश्यकता है कि अगर सहकारी पैक्स कमजोर है, अगर सहकारी पैक्स में असंतोष है, अगर सहकारी पैक्स के स्तर पर निराशा है, तो प्रदेश का सहकारी बैंकिंग आंदोलन का कमजोर होना अवश्यंभावी है। प्रदेश के सहकारी बैंकों की आर्थिक सुदृढ़ता और सक्षमता, प्रदेश के सहकारी बैंकों की लाभदेयता, प्रदेश के किसानों की खुशहाली पैक्स की खुशहाली के बिना कल्पना नहीं की जा सकती। पैक्स कर्मचारियों की निराशा में बैंक कर्मचारियों की आशा नहीं ढूंढी जा सकती। इसलिए मेरी ये अपील है कि माननीय गौतम दत्त जी भी हमारे परिवार के मुखिया होने के नाते, सरकार में सहकारिता मंत्री होने के नाते फिर से हमारा नेतृत्व करेंगे। फिर उसी जोश और उत्साह के साथ गौतम जी भाई साहब माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करेंगे, हमारी बात को पहुंचाएंगे कि कैडर की घोषणा की जाए, ताकि सहकारी शाखा आंदोलन में औद्योगिक सौहार्द बना रहे, औद्योगिक शांति बनी रहे। और मार्च का बहुत ही महत्वपूर्ण महीना सामने आ रहा है, जब आर्थिक ढांचा की आर्थिक समृद्धि, ऋणों की वसूली और अंतिम खातों का क्लोजिंग तय होती है। अगर पैक्स कर्मचारियों में असंतोष है तो बैंकों की बैलेंस शीट प्रभावित हो सकती है। अगर बैंक कर्मचारियों में असंतोष है तो किसान की वसूली और अवधि पार ऋण प्रभावित हो सकते हैं। तो मैं अंत में इस बात का पूर्ण विश्वास रखते हुए, इस बात पर पूर्ण आशावादिता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से उम्मीद करता हूं, अपील करता हूं कि वो 27 फरवरी को विधानसभा में बजट रिप्लाई पर प्रदेश के सहकारी पैक्स कर्मचारियों के लिए कैडर गठन की घोषणा करेंगे। साथ ही साथ सहकारी बैंकों के जो वर्ष 2018-19 की ऋण माफी के पैसे बकाया हैं, उन ऋण माफी के पैसों का सहकारी बैंकों को भुगतान करते हुए सहकारी बैंकों की बैलेंस शीट को भी आर्थिक रूप से सुदृढ़ और सक्षम करके लाभ में लाने की सुनिश्चितता कायम करेंगे। सहकारिता हो, ग्रामीण बैंक हो, चाहे समाज सेवा हो, राजनीति सेवा में भी आप कहीं ना कहीं और लोगों से जैसे सुनने को मिलता है कि अमीरा जी एक दिन एमएलए भी बनेंगे, एक दिन सहकारिता मंत्री भी बनेंगे। और कहीं ना कहीं लोगों को ये उम्मीद है कि जिस दिन मौका मिला आमेरा जी किसी भी तरह से ये पूरे सहकारिता का जो स्तंभ है ना, इस स्तंभ को मजबूत करने का भरपूर काम करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, मेरे जन्म से ही ऐसे संस्कार और स्वभाव रहा है। मेरे माता पिता के दिए हुए संस्कार हैं, स्वभाव है, मेरा डीएनए है कि मैं सामाजिक सेवा में छात्र जीवन से ही रुचि रखता हूँ। सामाजिक सरोकार के विषय और देश के राजनीतिक और शासनिक व्यवस्था में सुचिता के विषय मुझे प्रभावित करते हैं। छात्र जीवन में विद्यार्थी परिषद से जुड़ा रहा, विद्यार्थी परिषद के जो संस्कार मुझे मिले, तो सामाजिक सेवा आवश्यक है। मैं अभी 2 दिन पहले एक आर्टिकल, एक लेख पढ़ रहा था। जनरली समाज के कई व्यक्ति ये कहकर कि राजनीति बुरी चीज है, हमें राजनीति से लेना देना नहीं है, जबकि हम सबको ये समझना चाहिए कि राजनीति हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करती है। आज मैं ये इंटरव्यू दे पा रहा हूं, आज ये इंटरव्यू प्रसारित होगा तो कोई अच्छी राजनीतिक व्यवस्था देश में कायम है, उसी से ये मुझे अवसर मिल रहा है। अन्यथा कई देशों में ऐसी राजनीतिक व्यवस्था भी कायम है कि जहां ये इंटरव्यू प्रसारित होना संभव नहीं हो पाता है। तो स्वामी विवेकानंद ने भी इस बात को कहा था कि समाज के हर अच्छे व्यक्ति को, समाज से हर वर्ग के अच्छे व्यक्ति को राजनीति और सामाजिक सरोकारों में बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। छात्र आंदोलन से बैंक कर्मचारी आंदोलन का अभिन्न हिस्सा हूं। जितना समझ और
पुरुषार्थ और परमार्थ मुझ में रहा वो मैंने करने का प्रयास किया। हाँ, ट्रेड यूनियन में मेरी प्रतिबद्धता, मेरी समर्पण, निष्ठा और अनुशासन को देखते हुए मेरे बैंक कर्मचारी आंदोलन के साथी, मेरे सहकारी विभाग के अधिकारी साथी, सहकारी जन विभिन्न बैंकों के चेयरमैन और सामाजिक आंदोलनों से जुड़े हुए लोग, राजनीतिक पार्टियों में मेरे विभिन्न मित्र सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निर्वहन कर रहे हैं। कई मित्रों को संगठन के दायित्व के रूप में प्रदेश अध्यक्ष रहे, संगठन उपाध्यक्ष रहे, आज कई सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। उन सब का भी कहीं न कहीं ये विचार और ये प्रेम मेरे प्रति निकल कर आता है और उनकी इच्छा जाहिर होती है। वैसे ही पत्रकारिता में मेरे पत्रकार मित्र बहुत हैं, पत्रकार मित्रों की भी ये इच्छा विचार में निकल कर आता है कि मुझे सक्रिय राजनीति में अपनी भूमिका तय करनी चाहिए। तो ये तो ईश्वर प्रदत्त चीज है, जीवन लाभ हानि मरण यश अपयश विधियात। ईश्वर ने मेरे लिए क्या भूमिका तय कर रखी है, या मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद और मेरे मित्रों की शुभकामनाएं और आप जैसे सभी बैंक कर्मचारी साथी और सहकारी आंदोलन के साथियों की इच्छा और दुआएं किस तरह फलीभूत होती है वो तो वक्त तय करेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मेरी ऐसी कोई बहुत बड़ी अभिलाषा और कामना नहीं है कि मैं कोई राजनीतिक क्षेत्र में कोई बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करूं, क्योंकि व्यक्ति समाज में काम करते हुए विभिन्न सरोकारों के माध्यम से समाज में बदलाव और परिवर्तन ला सकता है। मैंने ट्रेड यूनियन में काम करते हुए यथासंभव इस बात का प्रयास किया कि बैंक कर्मचारियों में एक कुशल कार्य संस्कृति कायम हो, बैंक कर्मचारियों में संस्था के प्रति लगाव और निष्ठा कायम हो, बैंक कर्मचारियों में वो भाव पैदा हो कि मेरा बैंक, अपना बैंक, ग्राहकों के प्रति एक सुचिता हो, सेवा प्रदाता के रूप में सद्भाव हो। और जहां कर्मचारियों की पैरवी करने की बात रखी तो कर्मचारियों के हितों के लिए भी मजबूती से पैरवी की, पैक्स कर्मचारियों के लिए भी मजबूती से पैरवी की। तो मेरी कार्यशैली और मेरी स्पष्टवादिता और बेबाक भाषण शैली को देखते हुए अधिकांश मित्रों की इच्छा रहती है, ये वक्त, ये भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है कि क्या। लेकिन हाँ, अगर मुझे सक्रिय राजनीति में कोई दायित्व और कोई विधायी कार्य के रूप में अवसर मिला तो मैं अपनी तरफ से इस बात का भरपूर प्रयास करूंगा कि समाज में परिवर्तन और सहकारिता आंदोलन में और सहकारी व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए जो अपनी एक सकारात्मक भूमिका का निर्वहन कर सकता हूं उसमें अपना 100% देने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके एक बार फिर, जैसे हमेशा लगता है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सक्रिय राजनीति में भी जैसे आएंगे या नहीं आएंगे वो एक समय की बात है, भविष्य के गर्भ में कि क्या होता है। और फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत जल्द सक्रिय राजनीति में भी इसी तरह एक्टिव होंगे। और जो आपने मुख्यमंत्री साहब से डिमांड करी है कि पैक्स कर्मचारियों का जो ये कैडर बनाया जाए और उनकी मांग पूरी की जाए, और दूसरा जो बकाया, जो ब्याज बकाया वो देने की आपने जो मांग करी है, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी आवाज़ को सुनकर वो इस बात को पूरा करेंगे। ठीक है जी, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सहकार। जय सहकार।